अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज गवादर के हवाले से। गवादर में ऑफ कोर्स एक डेवलपमेंट जारी है, साथ साथ ट्रेड के हवाले से बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का कहना है कि गवादर को एक गेम चेंजर साबित करना होगा। आने वाले दिनों में ट्रेड के हवाले से बहुत सारे न्यू एस्पेक्ट्स हैं जो गवादर के थ्रू ओपन हो सकते हैं। आज डिटेल बात करेंगे इसके हवाले से कि इलाकाई ताउन या हम कह सकते हैं ना इलाकाई तजारत या इलाकाई ट्रेड को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, वहाँ के लोकल्स को कैसे इन तमाम चीज़ों में शामिल किया जा सकता है। और साथ साथ गवादर ऑफ कोर्स एक डीप सी पोर्ट है, तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कैसे अवेल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ट्रेड के हवाले से बहुत काम कर रही है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और अब अगर मजीद काम होना शुरू होगा तो गवादर के लिए वाकई एक गेम चेंजिंग सिचुएशन सामने आएगी। आज इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और ट्रेड रिलेशनशिप के हवाले से बात करना ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि ट्रेड के एस्पेक्ट्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रीजन में जो एक ट्रेडिंग के हवाले से जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी ओपन होंगी और हमारे लिए जो नीड ऑफ द आवर है यानी कि ट्रेड को बढ़ाना, बिजनेसेस को बढ़ाना, वो भी ज़रूरी है। तो आज इसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में और ख़ासकर सऊदी अरबिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड के एस्पेक्ट से उसको जितनी जल्दी हो सके अलाइन किया जाए और साथ साथ इस पर तमाम मामला जो है वो सेटल डाउन किए जाए। पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फर्दर टैक्स पेयर्स को स्क्वीज नहीं किया जाएगा। न्यू बजट आएगा जब ऑफ कोर्स 2025 टू 2026, तो उसमें ये देखा जाएगा कि बजट के हवाले से जो टैक्सेस न्यू इम्प्लीमेंट होंगे तो वो टैक्स पेयर्स जो हैं, जो ऑलरेडी वो सैलरी क्लास जो टैक्स पे कर रही है, हमेशा से टैक्स देते आ रही है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन रखा जाएगा। उनके लिए कोई फर्दर न्यू हम कह सकते हैं कि टैक्सेस का पैकेज नहीं दिया जाएगा। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि टैक्स पूरा भी होना है, यानी कि टैक्स को कलेक्ट भी करना है और टैक्स का बैगेज भी नहीं बढ़ना और फिर उनको जो कि न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनको शामिल करना ज़रूरी होगा। आज टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के साथ एक मीटिंग में जो है वो नज़र आए और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि रिफॉर्म्स लाने में काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काफ़ी एफर्ट्स इसलिए भी कर रही है कि जितने रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ख़ासकर टैक्स कलेक्शन से लेके ग्रास रूट लेवल पे या करप्शन या कोई और चीज़ जो कि एक नेगेटिविटी हो उसको ख़त्म करने के लिए आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे फॉरेन लोन के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम देखते चलते हैं, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मईशत में बैरूनी कर्ज, आलमी माली मुआवनत, माशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इस मद में हासिल होने वाली रकूम बजट खसारे को कम करने, ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने, तरक्याती मनसूबों की तकमील और दरामदात की अदायगी में मददगार होती हैं। ताहम कर्जों पर बढ़ता हुआ इन्हिसार अदायगी की सलाहियत के हवाले से खदशात को जन्म देता है। इक्तसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान को 4.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की मुआवनत मिली, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 6.31 अरब डॉलर थी और इसमें 38% कमी हुई है। रवा माली साल के पहले 6 माह में गैर मुल्की कर्जों की आमद 3.6 अरब डॉलर रही है। इक्तसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक इस साल कम आमदनी की बुनियादी वजह आलमी मालियाती फंड से बेल आउट हासिल करने में ताखीर और बादअज़ां 1 अरब डॉलर की किस्तों में अदायगी रही है। रवा माली साल कमर्शियल बैंकों ने सिर्फ 500 मिलियन डॉलर कर्ज दिया, जो तयशुदा हदफ 3.8 अरब डॉलर के मुकाबले में इंतहाई कम है। दो तरफा कर्जे गुज़िश्ता साल 794 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 329 मिलियन डॉलर रहे, जबकि कसीरुल मुल्की इदारों से मजमूई तौर पर 2.322 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के जरिए 1.127 अरब डॉलर भेजे। चीन और सऊदी अरब से 9 अरब डॉलर की मुतवक्के इमदाद ताहाल मौसूल नहीं हुई, ताहम ये माली साल के दूसरे शशमाही में मुमकिन तौर पर पूरी हो सकती है। मालियाती नज़्म ज़ब्त कायम रखने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के साथ साथ माहिरीन के मुताबिक बैरूनी मालियाती अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए आलमी मालियाती फंड और दीगर शराकतदारों से माली मुआवनत की बर वक्त बहाली जरूरी है। ऑफ
कोर्स हम कह सकते हैं जब हम 37th IMF प्रोग्राम में हैं तो हमारे पास एक लोन का बैगेज या फिर हम कह सकते हैं एक डेट ट्रैप मौजूद है, लेकिन इससे निकलना ज़रूरी है और इससे निकलने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कुछ पॉलिसीज़, कुछ फ्रेमवर्क या कुछ ऐसी हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में यकीनन इस डेट ट्रैप से निकल पाएंगे। आज इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द लाहौर स्टूडियोज़। उनको वेलकम करते हैं। नईम करीम साहब ने ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे लोन के हवाले से? रिपोर्ट आपने देखी, अब हम देख रहे हैं एक डेट ट्रैप मौजूद है ऑफ कोर्स, लेकिन इससे निकलना भी है। एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से और कहा यह जा रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF प्रोग्राम है ये लास्ट प्रोग्राम होगा। इसके बाद हमें नहीं नीड होगी कि हम किसी नए लोन के ट्रैप में फंसे या फिर हम कोई ऐसी न्यू जो है वो लोन किसी और कंट्री से लें, बल्कि अब हमें थोड़ा सा सफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट बिजनेसेस और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की तरफ। क्या कहेंगे सर? जी जी, ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं इसी के ऊपर बात हूँ क्योंकि इस बजट के अंदर जो लास्ट बजट था आपको पता है हाफ ऑफ द अमाउंट जो रखी गई थी वो हमारे इन लोन का डेट जो है उसको पे बैक करने के लिए रखी गई थी। और अभी भी जो अचीवमेंट है हमारी, मैं समझता हूँ कि पिछले 6 महीने में या जनवरी तक बहुत प्रोमिनेंट है। 38% 40% के करीब हम उसको जो है ना पे हमारा जो लोन जो प्रेशर है हमारे ऊपर वो कम हुआ है इस साल का जो हमने प्लान किया था। तो मैं समझता हूँ अच्छी अचीवमेंट है और बाकी 5 महीने अभी हमारे पास हैं, 4 महीने उसके अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है कि वो कशकोल तोड़ने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा, इससे पहले भी हुकूमतों में जब आए उन्होंने यही बात की थी कि हमने लोन से निकलना है, हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। जो मेन फोकस इज़ ऑन द इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ द लोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी आवाम को भी समझने की ज़रूरत है और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स उनको भी समझने की ज़रूरत है कि हमने इस लोन के अंदर से निकल के हमने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लोन्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लोन्स को हमने पे बैक करना है मल्टीप्लाई करके, इन्वेस्टमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की एक साल के अंदर। और ये जो उसका कहना कि ये आखिरी हमारा लोन का प्रोग्राम होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल लॉजिकल होगा, रियलिस्टिकली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह हमारी ये रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगी हुई है लोकल टैक्सेशन के थ्रू, ये डिफरेंट भी हमारी जो चैनल्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, ये हमारी लोकल जितनी भी इस तरह की इकॉनमी बेहतर हो रही है, मैं समझता हूँ कि हम इसको अपने हदफ को जो है ना अचीव कर सकते हैं। हम सरप्लस बजट के अंदर जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के साथ। तो मैं इसी के साथ ये कहूँगा कि IMF से हमें जो रिलीफ मिला है इस साल के लिए हमारे लिए काफ़ी है। और बाकी हमारे पास जो अपनी जनरेशन है वो इस लेवल पे आ गई हुई है, एक्सपोर्ट को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अचीव कर लेंगे अपने टारगेट्स को लोन पे बैक करने को। एक सर्टन टाइम उन्होंने डिफाइन किया, हमारी जो कौंसल है, जो एडवाइजरी कौंसल है, कि इतने पीरियड के अंदर हमने लोन्स को जो है ज़ीरो के ऊपर लेके आना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर कंटिन्यूटी रहती है, पॉलिसीज़ के अंदर रहती है और पे बैक हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको अचीव भी कर लेंगे। नईम साहब, आपने सही फरमाया कि हमारे पास पॉलिसीज़ का तसलसल हो रहा है और आने वाले दिनों में यकीनन हम इन मामलात को हल करेंगे। लेकिन साथ साथ अभी मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी एक जो हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ। गवादर के हवाले से यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं गवादर, और हम कह सकते हैं कि अगर सिपैक की बात होती है तो गवादर इज़ ऑलरेडी अ गेम चेंजर। थोड़ा सा एक लोकल्स को भी एक हम कह सकते हैं ना कि उनको थोड़ा सा खुद कफील बनाने की ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा सा ये बताया जाए कि अब उनके पास भी पोटेंशियल मौजूद है। तो क्या लगता है सर, कैसे देखते हैं गवादर के हवाले से, और ख़ास कर जो कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी उस इलाके को, गवादर को, उसकी स्पेशलिटी को एक हम कह सकते हैं खुशाइन करार दिया है? देखिए, ग्वादर को लेकर अगर हम चलें, ग्वादर पार्ट है बलूचिस्तान का, तो ग्वादर इज़ वन एस्पेक्ट। मैं कहता हूँ कि ग्वादर एक गेम चेंजर है, एक बलूचिस्तान गेम चेंजर है। बात ये देखनी चाहिए कि ग्वादर अगर बलूचिस्तान के अंदर है तो ग्वादर के अंदर है क्या कुछ। सबसे पहले तो सी पोर्ट है। सी पोर्ट से हम जब निकलेंगे उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री जब डेवलप हम करेंगे, जो हमने इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे लगाए हैं, जिस तरह कराची क्या था, कराची भी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना बिकॉज ऑफ द पोर्ट। जब पोर्ट आपके पास होता है, और जिस तरह का सी पोर्ट ग्वादर का है, मैं समझता हूँ कि वो एक आइडियल सी पोर्ट है, नेचुरल सी पोर्ट है। और इसकी जो रीजन के अंदर जो जियो पोलिटिकल जो उसकी जो लोकेशन है या जो इकनॉमिक उसकी जो पोजीशन है वो कराची से बहुत बेहतर है।
एज़ कम्पेयर टू कराची ये ज़्यादा नज़दीक है बाकी नेबरिंग कंट्री को बेनिफिट करने के लिए। तो इसको हम अगर लेके चलें, वाकई जो हमारा प्लान जिस तरह चला था 2010 से इसको लेके चले हैं और 2024 पे हम खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अचीवमेंट है। ग्वादर पोर्ट भी है और ग्वादर का एयरपोर्ट भी है। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें। हम ग्वादर पोर्ट की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन ग्वादर का एयरपोर्ट जो है इट्सेल्फ एक आपके लिए अलहदा एक बेनिफिट जो है वो ला सकता है। उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, आपको पता है। जब हम उसके ऊपर जाएंगे, ग्वादर एयरपोर्ट को हम लेके जाएंगे और चलाएंगे, उसके ऊपर सबसे पहले आपके पास जो है ट्रांजिट फ़्लाइट्स हैं, फिर कार्गो फ़्लाइट्स हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें जो वहाँ से दूसरी डिफरेंट डेस्टिनेशन से आस्ते आस्ते कम होकर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे उनको फ्यूल जो है वो उस रेट पे मिलेगा, फिर यहाँ पे उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम रेट के ऊपर मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर वो प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल सही कहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब यही बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल तवज्जो है, वहाँ जाते भी हैं ग्वादर पे। और उसके ऊपर लास्ट जो उनकी पीडीएम की हुकूमत थी उसमें भी बहुत दफ़ा उन्होंने तवज्जो दी उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी ए गुड गेम चेंजर अगर हम उसको वाकई कैश कर लेते हैं और जो प्लान चीज़ें हमने की हैं वो उसको आइडियलाइज़ करके चलते हैं। आपके पास यूएई क्या है, आप यूएई को अगर आप सामने रखते हैं एज ए सैम्पल, तो उनके पास क्या चीज़ है? उनके पास यही चीज़ है कि एक फ्री पोर्ट बना के वो बैठे हैं। ट्रेडिंग को उन्होंने उसके अंदर जो है ना वो फ्री किया है, टैक्सेशन उन्होंने उसके अंदर कम से कम रखी है, एक फ्री जोन उन्होंने बनाए हैं। फ्री जोन के अंदर ट्रेडिंग होती है, लेकिन उस ट्रेडिंग से आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और जो लोकल्स को वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसका बेनिफिट आपकी पीस के अंदर नज़र आता है। आपको सुकून जो वहाँ के अंदर जो इंस्टेबिलिटी जो नज़र आती है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, जो आपको दहशतगर्दी नज़र आती है, आस्ते वो कम हो जाती है। इस टाइम हमें चैलेंजेस सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का है उस इलाके के अंदर, उसको हमने जो है एड्रेस करना है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो जो ट्रेडिंग जोन हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो हमने बॉर्डर जो मार्केट्स बनानी है, जो हमारे प्लान का हिस्सा है, तो उसको अगर गो थ्रू किया जाए तो मैं समझता हूँ इट विल बी ए गुड गेम चेंजर इन नियर फ्यूचर। अगले 4 साल हमारे पास हैं, इस हुकूमत के पास हैं और जितनी भी स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं, मेजर जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो एक पेज के ऊपर हैं कि ये पाकिस्तान को इकॉनमी के ट्रैक के ऊपर लेके आना है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक पूरी दुनिया को ये माहौल देना, एक ट्रस्ट देना, एक एतमाद की फ़ज़ा देना जो कि बड़े अरसे से जो है ना मिसिंग थी उसमें से, और इन्वेस्टमेंट्स का आना और इस तरह ट्रेड को आके लेके जाना, एक स्पेशली एक ग्वादर को, सी पैक को और सेकंड फेज़ के ऊपर लेके जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी इसको फोरकास्ट कर रहे हैं ग्वादर को गेम चेंजर, वो इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर बनेगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इंशाल्लाह। राइट सर, यहाँ पर टैक्सेस के हवाले से भी बात करना जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब जो कि बजट अनाउंस होगा उसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं फर्दर स्क्वीज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनसे बस ऐसा होगा कि वो कंटिन्यूसली टैक्स देते रहें। बाकी जो अदर्स हैं यानी कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो अभी तक नॉन फाइलर हैं उनको थोड़ा सा फाइलर बनना होगा, उनको थोड़ा सा न्यू टैक्स बेस बढ़ाना होगा और साथ साथ थोड़ा सा ट्रेड के हवाले से भी ज़रूरी है। हम देख रहे थे कारोबारी हजरात जो कि टैक्स देते हुए कुछ तो बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ना पंक्चुअल हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि ताजिर दोस्त स्कीम से भी आपने देखा होगा कि उन्होंने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया। तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने टैक्सेस के हवाले से जो एक कंसेशन देने का वादा किया है वो कितना ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगा? लेकिन अवेयरनेस की बात है। अब ताजिर दोस्त स्कीम जब आई थी मैं ख़ुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, काफ़ी हद तक इन्वॉल्व था। इवन मैं ट्रेडर्स के उनके जितने चैम्बर्स हैं, जो स्मॉल चैम्बर्स हैं, जो बड़े चैम्बर्स हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, सबके पास यही हम लेके जाते थे कि 1000 रुपीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन कराना इज़ नथिंग ना। आप 1000 में आप टैक्स उसके अंदर सर्कल में आते हैं, लेकिन अवेयरनेस लोगों के पास नहीं थी। वो समझते थे कि जी हमें इसमें ये फंसा लेंगे, उसके बाद हमें ज़्यादा टैक्स ही डालेंगे। लेकिन मेरा उनको हमेशा से कहना ये कि अगर आप कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, आपकी अर्निंग है, तो आपका टैक्स बनता है, आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो उसका दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंग साहब, ये कह रहे हैं कि दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी टैक्स पेयर हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल है कि 20% से ज़्यादा जो मेरी जो मालूमात है, हम 17% 18% के ऊपर जो टैक्स पेयर हैं वो दे रहे हैं। डिजिटलाइज़ करने के अंदर ये होगा कि आपके पता चल जाएगा कि कौन से बिजनेसेस हैं, कौन सी इंटरप्राइजेज़ हैं, कौन से जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके अंदर सर्कल के अंदर नहीं है। क्योंकि आप तो हर चीज़ आपके पास नादरा के ऊपर डेटा मौजूद है, आपकी इंडस्ट्री का भी मौजूद है, लोग चैम्बर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप जब डिजिटलाइज़ कर देंगे, डिजिटलाइज हो जाएगी सिस्टम, तो आपके उनके ऊपर टैक्स डायरेक्टली इंपोर्ट लगना शुरू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्या है,
मैं इंपोर्टर हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे टैक्स की फ़िक्र इसलिए नहीं है कि मेरा टैक्स ऑन सोर्स कट जाता है। मैं पोर्ट के ऊपर जीएसटी अपना देने के बाद आके उसको चीज़ को बेचता हूँ और जो डिफरेंस पे करता हूँ। मेरे कई प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके ऊपर मेरा सेल टैक्स, जो सेल का सेल टैक्स है वो भी मैं एट सोर्स दे देता हूँ, एट पोर्ट दे देता हूँ। मेरा इनकम टैक्स भी एट पोर्ट कट जाता है। बात यह है कि जो चीज़ मैं 100% मंगवा रहा हूँ तो 100% मैं टैक्स उसके ऊपर देता आ रहा हूँ। ये एक इफेक्ट है आपके ऊपर जो सिर्फ इम्पोर्ट से हो रहा है। इसी तरह बाकी जितने बिजनेसेस हैं जो अभी टैक्स सर्कल में नहीं आए, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, मैं बात करता हूँ, होटल इंडस्ट्री है जिसके अंदर, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, बहुत बड़ा हॉस्पिटैलिटी एक गैप सेक्टर है सर, जिसको टैक्सेस तो टैक्स। सभी देते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी टैक्स नेट में है, हॉस्पिटल्स भी इवन टैक्स में दिखाई देते हैं, लेकिन आप शायद कुछ हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं और कुछ की नहीं। आर यू सेइंग दैट? नहीं करता जी। देखिए देखिए बात ये है ना कि लोग 100% जो है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं जिस तरह टैक्स इनवाइस दी जाती है। अब बहुत सारे तो रेस्टोरेंट्स आपको पता है कि अब उसी के ऊपर पेश करते हैं और बेनिफिट भी देते हैं जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोग लाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लिंक है आपको पता है बैंक के साथ, और बैंक से सारी ट्रांजेक्शन पता चल जाती है कि किसने सेल परचेज़ कहाँ से की है, इसलिए वो रिकॉर्ड जो है वो रिकनसाइल हो जाता है। लेकिन अभी तक बहुत सारे वो लोग हैं जो अभी तक भी कैश पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कैश पे करें लेकिन इनवाइस बेस होकर चलें, और जब लिंक हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगी, आपकी मंथली रिटर्न्स डिजिटलाइज हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी, आप पे कर रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करना फ्रॉम द टैक्स, जो हमारा टैक्स है, हम सरप्लस में जा सकते हैं। और इस दफ़ा भी ये हुआ कि हमारे इस 7 महीनों के अंदर हमारी जो टैक्स कलेक्शंस हैं माशाल्लाह बहुत बेहतर रही हैं, और इसके अंदर आवाम का बहुत ताउन रहा। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों को भी एक माहौल मिला कि उन्होंने आगे लेके जाना है अपने बिजनेसिस को। आरटी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है। और जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, जो 60% इस मुल्क का, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हर चीज़ को लीगलाइज और सिस्टमाइज़ करके चले और ऑफिशियल करके चले। मैं लीगलाइज का लफ्ज़ गलत यूज़ करता हूँ, ऑफिशियल करके चलना चाहते हैं लोग, वो टैक्स देना चाहते हैं क्योंकि वो बेनिफिट भी ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बेनिफिट को ट्रांसफ़र किया जाए, जो हमारा टैक्स की शक्ल में हमारा एक नेशनल हमारा फ़र्ज़ है उसको पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये डिजिटलाइज हो जाएगा, रिफॉर्म्स ला रहे हैं टैक्सेशन के, इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मैं समझता हूँ 50% पे चले जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी एक्सपोर्ट अपनी लेवल पे आ जाती हैं जितनी कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसकी रॉ मटेरियल की। तो मैं समझता हूँ हमारे टैक्स के थ्रू हमारे कम से कम बजट्स तो चलना शुरू हो जाएंगे। राइट अच्छा सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। टैक्स के हवाले से ऑफ कोर्स कलेक्शन डिजिटाइजेशन होना नीड ऑफ द आवर भी है, और डिजिटाइजेशन करना भी हमारी प्रायोरिटी होगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसके बारे में बात भी कर रही है। साथ साथ हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक कुछ जॉइंट इनिशिएटिव के हवाले से बात की है, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के हवाले से, उसके हवाले से मैं रिफॉर्म्स के हवाले से पूछना चाहती हूँ। नईम करीम साहब, क्या कहेंगे कि हमारे पास रिफॉर्म्स कितने ज़्यादा अब आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम देख सकते हैं, खासकर जब हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, या खासकर हम बात कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में डिफरेंट एसओईज की प्राइवेटाइजेशन होगी? देखिए जो तो इंटरप्राइजेज़ जो नेशनल ओन इंटरप्राइजेज़ हैं जो लॉसेस के अंदर हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए हम दुनिया को अगर सैंपल बनाते हैं, हम एग्जांपल्स देते हैं, जर्मनी की देते हैं, कभी हम किसी मुल्क की देते हैं, कभी यूरोप की देते हैं, मलेशिया की देते हैं, तो हम स्ट्रक्चर को देखें। इवन ईरान को आप देख लें कि उनका रेलवे उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हमें अपने स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा जो हमारे लिए लॉसेस का बायस बने हुए हैं। अगर उनको प्राइवेटाइज़ करते हैं, हम उसको ये तो नहीं कर रहे कि हम उनको अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। उनकी जो ओनरशिप है वो तो गवर्नमेंट के पास ही रहती है। प्राइवेटाइज़ करने के बाद भी आप उसके अंदर अपना शेयर रखते हैं। पीटीसीएल को आपने किया, उसके बाद आप इन इंडस्ट्रीज़ को आस्ते लेके चलते हैं। रेलवे है, पीआईए है, स्टील मिल है, देयर आर मैनी अदर्स। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई हार्म नहीं है। वो पोलिटिसाइज़ हो जाता है, लोग किसी और तरफ निकल जाते हैं कि जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इसके अंदर ये हो जाएगी। लेकिन जो एक बर्डन है आपके ऊपर, एक तरफ तो आप अर्निंग करने लगे हुए 100 रुपये की और दूसरी तरफ आप 200 रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे चले जाते हैं? आप माइनस में चले जाते हैं। तो आपको कम से कम उन इंटरप्राइजेज़ के ऊपर, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने की तरफ मैं समझता हूँ जाना चाहिए। और अगर प्रॉफिटेबल है तो नेचुरली हमें उसको सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको इस प्लेटफॉर्म पर बनाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक रही रिफॉर्म्स की बात, रिफॉर्म्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरी है बहुत कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसके अंदर रिफॉर्म्स हमारे लाने इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर है हमारा, क्योंकि एनर्जी अगर हमारे पास आज सस्ती हम देंगे इंडस्ट्री को। कल भी मैं किसी इंडस्ट्री में गया हुआ था 2 दिन पहले, तो यही बात हो रही थी कि उनके पास सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जब तक उनको सस्ती रेट्स के ऊपर नहीं मिलेगी। उन्होंने फरमाया इलेक्ट्रिसिटी और टैरिफ्स के अंदर कमी, बिल्कुल इसमें जो है वो काम करना होगा और ये इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट करने होंगे इंडस्ट्रीज के लिए। वेल, थैंक यू सो मच। नईम करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हम 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट के हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स।
ओपन हुई मार्केट 1,13,342.43 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,202.13। लोअर वाज 1,13,525.89 एंड फाइनली क्लोजर 1,13,739.15, यानी कि 386.72 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। हम देख रहे हैं मार्केट में जो नंबर्स कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, स्टैंड्स ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि जुलाई से लेकर जनवरी तक यानी कि 7 मंथ्स के अंदर जो बैरूनी कर्जे हैं उनमें कमी देखी गई है, और ये कमी ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से ही देखने में आई है, क्योंकि यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि बिजनेसेस कैसे बढ़ाए जाएंगे और बिजनेसेस को कैसे फ़रोग दिया जाएगा। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, और गवर्नमेंट इस्लाहात के ऊपर जोर दे रही है। ऑफ कोर्स ये फोकस है कि एसओईज़ को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, एसओईज़ को कैसे मुनाफा बख्श बनाया जाए, एसओईज़ को कैसे जो है वो अब ऐसे उनकी पॉलिसीज बनाई जाएं कि आने वाले दिनों में जो ब्लीड करती हुई एसओईज हैं वो प्रॉफिट्स की तरफ तब्दील हो जाएं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि चाहे हम पीआईए को देखें तो यहाँ पे भी कुछ न्यू रूट्स ऐड ऑन हो रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि पेरिस के साथ डायरेक्ट फ्लाइट देखी गई, अब अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो रही है मार्च के अंदर। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एसओईज हैं उनके लिए काम करना भी ज़रूरी है और उनको प्राइवेटाइज करने के लिए भी एफर्ट्स की जा रही हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ सेनेट कमेटी ने जो है वो इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया है। इसके हवाले से भी आज आपको कुछ बताएंगे कि टैक्सेस कौन कौन से होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद होंगी, और साथ साथ गवर्नमेंट बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने पर पुरअज़म है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। आपको याद होगा जब ईयर एंड हो रहा था, एनुअल ईयर, तो उस वक्त भी एक बैंक्स के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स हुआ था, और गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में भी उस वक्त एक अच्छा इजाफा हुआ था लास्ट बिल्कुल डेज में। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि बैंक्स आपके 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स में नज़र आते हैं, तो टैक्स भी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे, और टी बिल्स के हवाले से भी, न्यू इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के हवाले से भी हमारे पास 690 अरब रुपीज़ जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इसके जो एक हम कह सकते हैं कि अच्छे इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं टी बिल्स के, तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव योर गेस्ट इन द स्टूडियो, डॉक्टर तलत अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के टिप्स, खासकर जब हम लोन की प्रायोरिटीज़ देखते हैं, या हम देखते हैं कि कोई सेनेट में बिल मंजूर हो रहा है फाइनेंस के हवाले से, बैंक्स, मतलब सबके ऊपर, हर सेक्टर के ऊपर फोकस दिखाई देते हैं, और आइडिया ये है कि टैक्स भी कलेक्शन हो और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए जो टैक्स दे सकते हैं इजीली। जी जी बिल्कुल, जो टैक्स दे सकते हैं, पाकिस्तान में जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर ही टैक्स नाफिज किया जाता रहा है, ऐसा ये प्रैक्टिस है। तो अब कोशिश इस बात की है गवर्नमेंट की कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स नेट को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह ये कि हम जो रिटेलर हैं हमारे और होलसेलर हैं वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते हैं, और उनको अभी तक टैक्स वो लाखों की तादाद में है। तो जो अभी लाखों की तादाद में जो टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ सैलरीड क्लास है या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स नेट में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो होलसेलर, रिटेलर, जिनकी करोड़ों रुपए की आमदनी है, वो उस पर टैक्स दें। वो अपने आप को टैक्स नेट में लाना नहीं चाहते हैं, हमेशा बच जाते हैं, और यानी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, और वो अपने ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने। तो एक तो उनको लाना चाहिए। दूसरे एग्रीकल्चर जो टैक्स है उसमें उनको भी, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने के लिए भी गवर्नमेंट
कोशिश तो कर रही है। एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर तो चारों सूबों में काम हुआ है, और मैं आपसे थोड़ा सा कैश के कारोबार के हवाले से पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें कैश का कारोबार है, आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि कारोबार नहीं है, लेकिन आप देखें तो उनकी डेली इनकम में बहुत ज़्यादा एक कैश की लेन देन है, जिसकी वजह से ये तखमीना लगाना मुश्किल है कि उन्होंने कितना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए या उनकी कितनी इनकम है। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी फोकस करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कोई खुद से ही बचाना चाहे तो क्या किया जाए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। ख़ास तौर से आप देखें कि जो फार्म गेट पे प्राइसेस क्या होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जब वो आड़ती वहाँ से उठा लेता है और वो मेन मार्केट में बेचता है तो उसकी प्राइसेस क्या होती है। लाखों रुपए का उनका मुनाफा डेली होता है, हम हज़ारों की बात नहीं कर रहे हैं। जब लाखों का मुनाफा डेली होता है तो महीने की इनकम जो बड़े बड़े आड़ती हैं उनकी करोड़ों की होती है, वो किसी तरह रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि वो कैश में होती है। राइट। और पाकिस्तान में भी आप देखें कि मैं इस पे थोड़ा ये बात कहूँगा कि हमारी कैश इकॉनमी बढ़ी है पिछले चंद सालों में, कैश इकॉनमी बढ़ी है, कैश इन सर्कुलेशन जो है, मनी इन सर्कुलेशन जो है वो बढ़ी है, और डिपॉज़िट में इतना इजाफा नहीं हुआ है। डिपॉज़िट में इजाफा जो हुआ था, अब डिपॉज़िट चूँकि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो डिपॉज़िट्स जो थे पैसा निकल के वो ज़मीन में रियल इस्टेट की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ सोसाइटीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी कीमतें जो है ना, आप देखें कि 15-15 दिन में 10-10 लाख रुपए कीमतें बढ़ गई। इस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है। तो जो लोग यानी बैंकों में पैसा रखा हुआ था उन्होंने मुख्तलिफ़ स्कीमों में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, वो बैंकों से निकाल कर वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं। प्लाटों की फाइलें ख़रीदी जा रही है, प्लाट नहीं यू आर खरीदे राइट थे। कि कैश का कारोबार रुकना ही चाहिए, आप जी जी डॉक्यूमेंटेशन जितनी हो वो सही रहती है। कमोडिटीज के हवाले से बात करेंगे, फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे इसको। कमोडिटीज देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या हमारे पास अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,06,345 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,62,921 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट परोस $2,928.18, ऑयल WTI पर बैरल $72.21, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.26। हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस का जो एक डायरेक्शन है वो अपवर्ड दिखाई दे रही है, इंटरनेशनली भी लोकली भी, और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर तलत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या आप समझते हैं गोल्ड के हवाले से जो एक थोड़ी सी सेफ हेवन समझा जाता है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर आ रही है, इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट लोकल पे भी है? फिर जी, बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जो गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके पीछे जो वजह है, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो उसकी बुनियादी वजह ये कि कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो अपने फॉरेक्स रिज़र्व जो थे, जो पहले US डॉलर में मेंटेन करते थे, अब वो गोल्ड में कर रहे हैं, तो बेतहाशा गोल्ड खरीद रहे हैं। अच्छा, इसमें सर फहरिस्त चाइना दिखाई दे रहा है। चाइना बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज़, ब्रिक्स में जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये 6 ममालिक का जो ग्रुप है, इन्होंने जो है ना ये फैसला किया कि जी हम अपने रिज़र्व जो है ना डॉलर में रखने के बजाय हम गोल्ड में रखेंगे। उससे डॉलर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, डॉलर की वैल्यू जो है डिक्लाइन होने के चांसेस हैं, और गोल्ड इसी वजह से महंगा हो रहा है कि गोल्ड की एक सर्टेन अवेलेबिलिटी है मार्केट में, फिक्स है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। तो जब ज़ाहिर डिमांड सप्लाई की बेसिस पे आप देखें कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ती जा रही है और कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, जब तक कि ये बाइंग बंद नहीं करते। चाइना और रशिया दोनों मिल के जो है ना, बहुत इंडिया भी बाई कर रहा है, तो यानी इन्होंने टन्स ऑफ गोल्ड जो है ना बाई किया है। हम तो तोले की बात कर रहे हैं, आप देखें टन्स की सूरत में ये 3,000 टन और इसी साल के अंदर एक हाइप क्रिएट होती हुई दिखाई दी है हमें प्राइस के अंदर भी, और खासकर गोल्ड रिजर्व्स की, एक किसी ना किसी तरीके से अपने मुल्क के ज़खायर को गोल्ड में तब्दील किया जाए। जी, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो बढ़ने की वजह है, ये उस वक्त से बढ़ रहे हैं जब के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जो इंटरनेशनल बैंक्स के बारे में रूल्स बनाता है और बैंक्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, उसने डिक्लेयर किया है कि गोल्ड जो है ना मोर सिक्योर कमोडिटी है। जब से उन्होंने डिक्लेयर किया तो इन्होंने, चाइना ने, रशिया ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया, अदरवाइज़ पहले ये ट्रेंड नहीं था।
या तो ये कि बैंक लेट्स ऑफ सी आफ्टर के पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स कैसे इसको देखते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाती है और रिजर्व्स की बात हो रही है, तो क्या हम भी आने वाले दिनों में अपने रिजर्व्स को गोल्ड में तब्दील करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। नहीं, हम नहीं करेंगे। मेरा ज़ाती तौर पे वैसे मैं समझता हूँ वो वजह ये कि हम लोग हमारे जो रिज़र्व हैं, हमारा जो ट्रेड है और जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में, एक तो गल्फ़ कंट्री से होती है, हम जी, पेट्रोल ख़रीदते हैं जी। तो अभी डॉलर में ही कर रहे हैं, तो और हमारा डेफिसिट भी है उनके साथ। और जब चलिए, हमारी अपनी हम कह अमरीक सकते हैं थोड़ी सी मजबूरियां हाँ, भी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑयल है वो तो जीसीसी कंट्री से डेफर्ड पेमेंट पे ही है हमारे जी पास। जी, तो वो भी है, सारा नहीं डेफर्ड पे, बड़ा थोड़ा सा कल ही हिस्सा तो है। हमारे पास जो है ये थो, ऑप्शन थोड़ा आया सा है कि लेकिन आप ये देखें ना कि जो हमारा ट्रेड है, जो 30 बिलियन की एक्सपोर्ट जाती हैं उनमें से 20 बिलियन की एक्सपोर्ट तो यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को जाती हैं, वो सारी डॉलर में होती हैं। जी, तो हमारे पास रूम नहीं है कि हम गोल्ड खरीदें। रूम नहीं है, हाँ, बट हाँ, ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं है। तो सोच ऑफ सकते कोर्स हैं। हमने अपनी तमाम जो बिजनेसेस कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो हम भी इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं और आने वाले दिनों में यकीनन इसके ऊपर मजीद भी काम किया जाएगा कि हमारे रिजर्व्स कैसे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हम अपने रिजर्व्स के सरप्लस देख रहे हैं और ये हमारे लिए भी एक बहुत ज़्यादा खुशाइन बात होगी कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हों। चलिए सर, बात तो टैक्सेस के हवाले से ही कर रहे हैं, कैश के कारोबार के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जो न्यू बजट आ रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ एज दिया जाएगा, कुछ उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि अब जो बजट आ रहा है वो इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा वर्कआउट करे, वो एक डेड इंडस्ट्री ना बने। जी, बहुत अच्छा स्टेप है ये। रीज़न ये है कि देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो एक प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। रियल इस्टेट में जो प्लाटों की सेल परचेज होती है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ प्लाटों की कीमतें बढ़ जाती हैं और स्पेकुलेटर अपना मुनाफा लेके अलहदा हो जाते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन नहीं, तो में गवर्नमेंट ने भी तो इसको जो हमने देखा था कि 7E और 7F लगा के जो क्लॉज थे, इसको रोक भी तो दिया था ना कि जो प्लॉट्स के ऊपर एक कुछ मैनिपुलेशन अब वो होती थी। उस पे आ रहा है, गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि सो कंसिडर भी कर रही है कि जी इसको हटाएं। ये बातें आ रही हैं मीडिया में कि गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर देगी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक है, आई एम ऑल फॉर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो रोज़गार पैदा करती है और 36 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है ना उन वहाँ पे जो है ना वो चल जाती हैं और लोगों को रोज़गार मिलता है और उससे जो लेबरर है उनको रोज़गार मिलता है। डेली वेज लेबरर्स हैं, मैसन है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है। तो ये एक रोज़गार का ज़रिया होता है, प्रोडक्टिव एसेट्स जनरेट होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हाउसिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और हाउसिंग जो है कि हमारे पास डेफिशिएंसी है हाउसिंग की। डेफिशिएंसी होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है, तो हम अभी मज़ीद हाउसिंग की ज़रूरत है, तो वो बनाएंगे तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट्स होगा और वो उससे जो है ना लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और स्पेकुलेशन नहीं होगी और इन द लॉन्ग रन हाउसिंग की प्राइसेस नीचे जाएंगी। जब बढ़ जाएंगे हाउसेस, लॉन्ग रन में ये नीचे जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, तो ये इस वजह से भी एक फॉर्मूला जो है वो वर्कआउट कर रहा है। अदरवाइज तो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जी। यू आर वेरी राइट सर। और हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इसी चीज़ की जो है वो थोड़ा सा इशारा करते हुए दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जो ये एक बल्ज क्रिएट हो रहा है ये थोड़ा सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगा। वेल, थैंक यू सो मच तलत अनवर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमी के हवाले से। फॉरेक्स रेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, आज स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 291.86 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 291.34। यूके पाउंड बाइंग रही 352.37, सेलिंग वाज 351.74। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.85, सेलिंग वाज 279.35। चाइनीज युआन बाइंग रही 38.65, सेलिंग वाज 38.58 रुपीस। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.62 रुपीस, सेलिंग वाज 74.49। यूएई दरहम बाइंग एट 76.72 रुपीस, सेलिंग वाज 76.58। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.25, सेलिंग वाज 720.75। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.13, सेलिंग वाज 900
ओके 905.51 ये थोड़ा सा एक उस पे लिखा हुआ है। अच्छा, ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और साथ साथ जाते जाते ये कहना जरूरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो बिजनेस कम्युनिटी को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट फराहम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक अहम इकदाम ये है कि आपकी करेंसी स्टेबल दिखाई दे रही है। करेंसी स्टेबल होती है तो तमाम इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हैप्पी दिखाई देते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।